हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज के 17 दिसंबर 2020। आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूज़पेपर पे भी। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस से। देखो फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला 4G स्पेक्ट्रम सेल से लेकर के कि जो रिजर्व प्राइस है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि रिजर्व प्राइस कितनी होनी चाहिए, उससे कम रिजर्व प्राइस फाइनलाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो एक तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखें, इसको हम डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये थोड़ा सा चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस में थोड़ा सा खटास पैदा करने वाला एक और चीज़ ऐड ऑन होती हुई दिखाई दे रही है कि चाइना की जो रूलिंग पार्टी है ना, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके लिंक मिले हैं इंडिया के लोगों के साथ में। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न हमें शो करती है। हमें इस चीज़ को अटेंशन देने की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी हमारे काम की नहीं है, बस मेन चीज़ इतनी सी ही थी इस आर्टिकल में। जो देख लिया, आप एक बार रीडिंग मारना चाहो देखो, वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी इस पेज पे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसको हमें एक बार पढ़ना चाहिए या फिर देखना चाहिए। ठीक है, ये जो एयर इंडिया की जो बिडिंग चल रही है उस पर लेकर के पूरा जो पॉइंट है उसके बारे में बताया हुआ है, तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में बात की हुई है, तो हमारे बिल्कुल काम आने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे हो गया एक आर्टिकल। फिर आप देखोगे पेज नंबर 5 पे, तो इसमें केवल एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला कॉर्नर में कि कैबिनेट नॉट टू रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर नॉर्थ ईस्ट पावर प्रोजेक्ट। इस आर्टिकल को देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बार इस आर्टिकल में देखेंगे। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये जो NERPSIP ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है, रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, किससे एसोसिएटेड है, कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, वो चीज़ें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पेज पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज आ जाता है एक्सप्लेन पेज, जिसमें एक तो ये डिस्कशन करेंगे कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती हैं, जो सेशंस होते हैं, उनके बारे में क्या तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुए थे, क्या डिस्कशन हुए थे, और अभी क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, और किस तरीके से अभी जो प्रोडक्टिविटी है पार्लियामेंट की वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा ये जो नीचे वाला आर्टिकल है, इसमें ये बताया जा रहा है कि सेठकारी संगठन करके एक ग्रुप है महाराष्ट्र बेस्ड, जो कि अभी जो एग्रीकल्चर फार्म एक्ट लाए गए हैं 3 रिफॉर्म्स को लाने के लिए, तो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में और भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने सरकार से एक गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है कि आप इन फार्म बिल्स को रिपील मत करो। तो इनका जो बैकग्राउंड है ना, वो सारा का सारा ही कॉरपोरेटाइजेशन की तरफ हमेशा से टिल्टेड रहा है। चाहे वो 1984 के टाइम पे इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन कॉटन मार्केटिंग फेडरेशन की मोनोपोली को चैलेंज किया था कि भाई आप केवल कॉटन को परचेज कैसे कर सकते हो, मार्केट ओपन होना चाहिए। या फिर आप APMC एक्ट की बात करो, कहीं पर भी इन्होंने 1979 से सबसे पहले अपनी जो एक जर्नी थी वो शुरू की थी, जिसके लीडर हैं शरद जोशी। ठीक है, तो यह आर्टिकल आप जरूर देख लेना एक बार कि किस तरीके से इन्होंने, मतलब इनका सीधा से एक ही है कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आने चाहिए, और ये हमेशा से कहते आए हैं। ठीक है, तो अभी जो जब रिफॉर्म आ गए और पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, वहाँ पर वो एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं अपना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के जो कदम उठाए गए हैं, तो उन कदमों को सपोर्ट देने के लिए ये डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेटिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रंट में आए हैं। और इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने एक बार इन बिल्स को रिपील कर लिया ना, तो आगे ऐसी कोई भी हमारे यहाँ पर रिपब्लिक मतलब एक गवर्नमेंट नहीं आएगी कि जो इस तरीके के कानून लाने की हिम्मत भी कर ले। तो इन बिल्स को, इन लॉज को आप रिपील मत करो। तो ये आर्टिकल आप खुद से देखना, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इकोनॉमी पेज पे अगर देखें तो ये वाला आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। इसमें शुरुआत के दो पैराग्राफ्स हैं, इनमें मेन चीज़ क्रक्स निकल के आ जाएगी कि जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम सेल आउट होते हैं जो भी हैं, तो उनमें या फिर जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, स्पेक्ट्रम नहीं सॉरी, जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कोई भी मशीनरी में, क्या मतलब जो टावर इंस्टॉलेशन होता है उसमें जो पूरे इंटरनल जो फंक्शनिंग होती है उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं बेसिकली,
उनको ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड कैटेगरीज में फाइनलाइज करने के लिए एक आप कह सकते हो कि शुरुआत की जा रही है। सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो अभी आप देख सकते हो हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना थ्रेटन हो रहा है, मतलब कितना थ्रेटन सम है, तो उस चीज़ को हमें टैकल करना है। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है कि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को भी अब आने वाले टाइम पे हम कैटेगराइज करेंगे कि भाई ट्रस्टेड है या नॉन ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड है यूज़ करो, नॉन ट्रस्टेड है नहीं। तो चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक तो ये आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगातार आ रहा है, तो उसी को चीज़ को दिखाया हुआ है। आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अभी करंटली जो चल रहा है उसमें 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। सेंसेक्स में भी आप देखते हो जंप है, तो एक बार आप रीडिंग मार सकते हो, डिस्कशन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे यूएसए का ये आर्टिकल आया है कि यूएसए ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में पुट किया है और स्विट्जरलैंड और वियतनाम को कह दिया मैनिपुलेटर। क्योंकि करेंसी वॉच लिस्ट में इसलिए कि यूएसए का ये कहना है कि इंडिया जो है वो अपने रुपये वाली जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट करता रहता है। अब डिवैल्यूएट करता है तो देखो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर उससे क्या होता है, और रुपए की वैल्यू कम होती है, तो रुपए वाले देश से मतलब इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लग जाता है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, फिर यूएसए में ट्रम्प, मेन जो टारगेट था ट्रम्प का यही तो था ना कि जो भी डेफिसिट है यूएसए का, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको वो ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर रुपीज़ जैसे और करेंसीज डाउन होती चली गई और डॉलर हमेशा राइज होता चला गया, यूएसडी, ठीक है, तो वहाँ पर फिर तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब 10-15 दिन और बचे हैं उनकी इसके सेशन के, या फिर उनका जो पूरा प्रेसिडेंशियलशिप है। ओके, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा गया है, ध्यान देंगे। अब दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है टैरिफ बहुत लगाता है। ये भी एक ब्लेम लगाए जाते रहते हैं कि इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के जो इंपोर्ट आने वाले होते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है, हाई बैरियर्स लगा के रखता है, तो उसके बारे में है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेना, मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर यहाँ पर पी नोट्स की बात करें, पी नोट्स में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखो पिछले 2 सालों में इस नवंबर में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है। पी नोट्स क्या होते हैं, आप देखोगे प्रोविजनरी नोट्स होते हैं, इसमें सिंपल सा होता है एक तरीके, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं एक तरीके से। इसमें मान लो कोई भी एक कंपनी है अमेजोन, फॉर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अमेजोन भी हो सकती है या कोई और कंपनी हो सकती है जो कि इंडिया में आती है और एफडीआई लाती है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर के आती है, और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में। अब क्या होता है कि अमेजोन यहाँ पर लगातार बिजनेस करती है और पता भी है कि हाँ वाकई में बेनिफिट भी हो रहा है अमेजोन को। तो जो दूसरे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास में इतना पैसा नहीं है जितना अमेजोन के पास में है, और वो इंडिया में रजिस्टर भी होना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे, ये जो इंडिया में एफडीआई लाने वाली कंपनीज है या फिर इंडिया में जो कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है ना, जो कि यहाँ पर हमारे सेंसेक्स में या फिर हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर्ड है, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उनसे कांटेक्ट करेंगे ये इंडिविजुअल्स और ये कहेंगे कि भाई हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर इंडिया के मार्केट में हमें रजिस्टर नहीं होना। तो फिर ये जो अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी, जो मैं अमेजोन एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, ठीक है, ऐसा नहीं कि अमेजोन ही है, ओके, तो फिर ये कंपनी क्या करती है कि ये जाती है सेबी के पास में कि भाई आप हमें पी नोट्स मतलब एक तरीके से ओपन करने के लिए मौके दो जिससे कि हम बाहर से और इन्वेस्टमेंट लेकर के आएँ। तो फिर वो पी नोट्स जारी कर देते हैं और वो पी नोट्स ही इनके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, और उनका पैसा फिर इस कंपनी के थ्रू इंडियन मार्केट में आता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं पी नोट्स के थ्रू आने वाला इन्वेस्टमेंट, जो कि नवंबर में बहुत हाइट्स पे पहुंचा है। तो इस आर्टिकल में भी आप देखोगे तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल एक आर्टिकल हुआ डिस्कस करने लायक। फिर है ये जो शक्तिकांत दास हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप देखो लेंडिंग जो है ना, मतलब क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक तो ये चीज़ बोलते हैं कि जो कोलेट्रल बेस्ड जो या सिक्योरिटी बेस्ड, जैसे कोई गिरवी चीज़ रख रहे हैं फिर उसके बाद में लोन दिया जाता है, तो उसकी बजाय आप क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव करो, जिसमें कि आप जैसे पर्सनल लोन हो गए या नॉर्मल जो लोन रिक्वायर्ड होते हैं वो दो। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में एक क्रेडिट फ्लो आएगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली राइज करेगी। दूसरा क्या है, आज हम
जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हमें हार्नेस करना है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो गवर्नर है इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है कि हमें अगर वाकई में इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर के जाना है तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर एक तो हाई क्रेडिट टू जीडीपी रेशो होना चाहिए कि जितना आप क्रेडिट दे रहे हो वो जीडीपी के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, देखो यहाँ पे। और दूसरा होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये मेन चीज़ इस आर्टिकल में क्रक्स था, वो हमने देखा। फिर आप देखोगे कंपनीज जो कि CIRP में है उनके लिए शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को रिवाइज किया है। तो एक इस आर्टिकल को हम देखेंगे इस वीडियो में, आप एक बार देख सकते हो इसमें कि सेबी के द्वारा ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। और फिर ये वाला आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल में तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं जो हमारे याद करने की हो कि कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होगा, बट गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का जो पैक्ट साइन हुआ है लोन लेने का, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से, जिससे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया जा सके। तो इस केस में हम कहीं ना कहीं NDB के बारे में आप ज़रूर देख सकते हो और देखना चाहिए आपको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, किस एसोसिएशन से रिलेटेड है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ इसमें इंडिया की हिस्सेदारी है तो कितनी है, और सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, क्या शेयर होल्डर्स के बीच में कोई गैप है या सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो क्वेश्चन आप एड्रेस करना, विकिपीडिया करो, गूगल करो, ढूंढो इसके बारे में, ठीक है। बाकी और जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स हैं, आप उन पे जाकर के देख सकते हो, पूरा डिटेल मिल जाएगी आपको, नोट्स बना लेना, ठीक है। तो फिलहाल इस पेज पे दो ही चीज़ें देखेंगे और वर्ल्ड पेज पे कुछ खास मुझे लगा नहीं, आप एक बार उस पर देख लेना फौरी तौर पे नज़र। तो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 4G स्पेक्ट्रम सेल के लिए, और इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो रिजर्व प्राइस है, एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है ना, उसका लेवल जो है वो कम कर दिया गया है 3.92 लाख करोड़, ठीक है। अभी यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को अप्रूवल दे दिया है कि 2251.25 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी 7 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में सेल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई वेव है वो इस तरीके से जाती है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में इस तरीके के कितने साइकिल्स का एक तरीके से ट्रैवल कर लेती है, तो उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और ये जो हाइट है यहाँ से, इसको 0 कंसिडर करें, इसको हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ओके। ये इसकी स्ट्रेंथ बताता है सिग्नल की। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि देखो 4G सर्विसेज की अगर बात करें तो इसकी ऑक्शन अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अभी फाइनलाइज करना बाकी है, ठीक है। जबकि 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस भी अब करने हैं, तो सबसे पहले जो 4G का बचा हुआ जो मैटर है ना, जितना कुछ भी, वो सारा कंप्लीट करना है। पहले तो टारगेट ये है, फिर 5G को फाइनल करने की पूरी शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें आप देखोगे नोटिस दिया गया है जिसमें कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनको TSP हम बोलेंगे आगे इस आर्टिकल में, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो देख सकते हो वो ये कि जैसे ही सेलिंग होती है तो उससे देखो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स आता है कि जो भी परचेज़ करेगा इन स्पेक्ट्रम को तो इन पे टैक्सिंग लगेगी। फिर उसके बाद में जब वो सेल करना शुरू कर देंगे, जो टैरिफ्स आप यूज़ करते हो, रिचार्ज करवाते हो, उन रिचार्ज पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स फिर गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। वो गुड्स एंड सर GST भी देते हो, वो भी लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में जब से कोविड-19 आया तो पैसे की कमी आ गई, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़ी जल्दी से अब कंडक्ट करना चाह रही है ऑक्शन के थ्रू, ठीक है। इसमें आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग बैंड्स है। 7 बैंड्स की बात कीजिए, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है, जिसमें आप देखोगे जो रिजर्व प्राइस की बात की है, मतलब सिक्योरिटी मनी की बात की है, वो ट्राई ने जो रिकमेंड किया था उससे बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली वो है कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, ये फाइनल करता है इस चीज़ को कि हाँ कितनी प्राइस रखनी है, जो सिक्योरिटी रिजर्व प्राइस है उसको, ओके। तो ये आप देखोगे DCC जो है वो एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये आप लिख लेना कि DCC कौन से डिपार्टमेंट में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसमें आप देखोगे मेन चीज़ जो कि 22 लाइसेंस स्पेक्ट्रम लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो इनको कि टेलीकॉम सर्कल भी बोला जा सकता है इनको,
कि टोटल 22 सर्कल्स में डिवाइड करके फिर इसकी ऑक्शन की जाएगी और उसी के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। अब ट्राई ने क्या दी बोला था, बोला 5.22 लाख करोड़ रुपए हमें लेने चाहिए सिक्योरिटी मनी के तौर पे, या हम इसको कह रहे हैं बार बार रिजर्व प्राइस के तौर पे। बट हुआ क्या, आपको पता है एयरटेल पे, वोडाफोन पे, इन दोनों कंपनियों पे बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पोज किया है कि भाई आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियसली इन्होंने जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू था उस पर उसका पेमेंट गवर्नमेंट को किया नहीं, उस पर टैक्स गवर्नमेंट को दिया नहीं, और रही सही में बहुत लंबे समय से वो ड्यू चलता आ रहा था, तो उस पर भी जो एक तरीके से इंटरेस्ट जो लगा वो अब इनको पे करना पड़ रहा है। तब जा कर के एयरटेल ने और ये जो वोडाफोन आइडिया है, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस तरीके से तो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेगा मार्केट। तब जा कर के फिर जो मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने फाइनलाइज किया कि चलो ठीक है, आप 3.22 लाख करोड़ रुपए ही जमा करा दो सिक्योरिटी मनी के तौर पे। ठीक है, इन पे अगर ड्यूज देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उससे ये पता पड़ा कि एयरटेल भारती पे तो लगभग 43,000 करोड़ का बाकी है, तो अभी तक 18,000 करोड़ रुपए वो पे कर चुके हैं। जबकि वोडाफोन आइडिया पे टोटल है 58,000 करोड़ का, जिसमें से केवल 6900 करोड़ रुपए वो जमा करा पाए हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ जो थी वो हमने यहाँ पे देखी। बाकी बड़ी माइन्यूट चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी काम की नहीं है कि किस ऑक्शन में कितना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, देने का तरीका क्या रह सकता है कि एक तो उनको वो अप फ्रंट दे दे, मतलब डाउन पेमेंट टाइप दे दे, जिसको अप फ्रंट बोलेंगे, हाँ, बिडिंग अमाउंट अप फ्रंट। फिर उसके बाद में बची हुई जो भी अमाउंट है स्पेक्ट्रम की, ठीक है, ये तो देखो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी, सॉरी 5.22 नहीं, 3.99 समथिंग जो था वो, तो वो तो हो जाएगा देखो डाउन पेमेंट, वो सिक्योरिटी मनी। फिर उसके बाद में जैसे ही ऑक्शन लगेगी फिर फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये 800 वाला स्पेक्ट्रम एक एयरटेल ले रहा है, तो जैसे ही 800 वाला स्पेक्ट्रम लेंगे, 800 वाले की स्पेक्ट्रम की वो रेट बता देंगे कि भाई इतने 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, तो वो जैसे ही इतने रुपए बोलेंगे तो जो सिक्योरिटी मनी है वो इसमें एडजस्ट कर ली जाएगी और शुरुआत में जो डाउन पेमेंट होगा वो हो जाएगा। जैसे आप देते हो ना, साही देते हो कभी शादियों के लिए गार्डन बुक करने जाते हो, वैसे मान के चलो आप इसको, तो फिर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा और फिर एडजस्टमेंट के बाद में क्या हो जाएगा, बचे हुए अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया जाए उनको। कोई मतलब 16 इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी भी है, तो कभी कुछ और तरीके से, तो ये पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अभी नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड। देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वेंसडे को अप्रूवल दिया है रिवाइज्ड कोस्ट एस्टिमेट की जो कि 6700 करोड़ रुपए का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट NERPSIP, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखना आप। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड है पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, और उसके लिए आप देख सकते हो एक अच्छा कदम है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है, इसका रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर के आना। अगर NERPSIP से की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर पावर ग्रिड के थ्रू इसको काम मतलब इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, और साथ में जो एसोसिएटेड बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स की बात करते हैं ना, उनकी बात हो रही है, राइट। केवल अरुणाचल प्रदेश इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे ही एक बार कमीशन हो जाएगा तो फिर रेस्पेक्टिव स्टेट यूटिलिटीज इसको मेंटेन करना शुरू करेगी। कहने का मतलब एक बार बनाया और डिलीवर किया। और आप इसमें देखोगे ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो 100% फंडिंग कहाँ से आएगी, पावर मिनिस्ट्री से आएगी, और इसकी फंडिंग किससे ली जा रही है, वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखी। और इसके अलावा आप देख सकते हो रिलायबल जो कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, पावर जनरेशन हो जाएगी, कंज्यूमर्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। काम की जो चीज़ थी वो हमने ऊपर देखी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है कि हाउ पार्लियामेंट मीट्स। पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती है वो कैसे होती है, एक्सप्लेन पेज पे देखो। अभी रिस्पॉन्स किया गया है कि जो कांग्रेस के लीडर इन लोकसभा हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट का जो कमिंग सेशन है उसके लिए शॉर्ट सेशन बुलाया जाए और उसमें डिस्कशन हो, नए जो फार्म बिल्स पे इतना कुछ प्रॉब्लम चल रही है नेशनली या फिर दिल्ली के आसपास में, तो उस पर ध्यान दिया जाए।
तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ ने एक एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न दिया है कि भाई जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है नंबर 1, तो उस पर जो विंटर सेशन है इसको थोड़ा सा हम कम कर दें या फिर इसको बिल्कुल ही ना कंडक्ट करें। तो ये चीज़ चल रही है पूरी की पूरी बात। तो अभी सेशन के बारे में बात करते हैं पार्लियामेंट की। देखो, अगर किसी सेशन को कन्वीन करना है, बुलाना है, तो ये देखो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है, जिसमें डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर, जिसमें आप देखोगे अभी 9 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, फिनांस मिनिस्टर भी है, लॉ मिनिस्टर भी है, ये सारे के सारे बैठते हैं और फिर इनके बाद में डिसीजन लेकर के उस डिसीजन को भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास में और फिर प्रेसिडेंट उसको फॉर्मलाइज करते हैं। अब प्रेसिडेंट जो प्रोमलगेशन करते हैं या फिर जो एक डिक्लेरेशन देते हैं उसमें कहते हैं कि भाई जो एमपीज़ हैं उनको समन किया जाता है हाउस में मीटिंग के लिए, तो फिर बाद में एमपीज़ वहाँ पर आते हैं। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात आए तो प्रेसिडेंट इंटीग्रेटेड पार्ट है कि नहीं, इस तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में आ गया कि किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन को समन करना या कन्वीन करना किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फॉर्मलाइज कौन करता है, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट। इंडिया के हमारे यहाँ पर देखो फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं होता है कि हाँ जी इस टाइम पे ये सेशन शुरू होगा, ये खत्म हो जाएगा, इतने दिन का गैप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर कन्वेंशन पे बेस्ड पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती रहती है और 3 सेशन हमारे यहाँ पर होते हैं। सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन, जो कि आप देख सकते हो जनवरी के एंड से शुरू होकर के एंड ऑफ द अप्रैल तक चल के या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चलता है। इस सेशन में आप देखोगे रिसेस भी होता है, रिसेस का मतलब एक कुछ दिनों का ब्रेक भी होता है। इस ब्रेक की वजह क्या है, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो डिस्कस करती हैं बजटरी प्रपोजल्स को कि कहाँ पर क्या करेक्शन और किया जा सकता है। दूसरा सेशन अगर हम देखें तो वो 3 वीक का होता है, जिसको हम मॉनसून सेशन भी बोलते हैं, जिसकी शुरुआत जुलाई में होती है और वो अगस्त के लगभग एंड तक ख़त्म होता है। तो इसमें आप देखोगे पार्लियामेंट्री ईयर जैसे ही ख़त्म होता है तो इसमें 3 वीक का जो फिर विंटर सेशन होता है, 3 वीक का ही हो गया कौन सा, मॉनसून सेशन, और 3 वीक का ही हो गया ये विंटर सेशन। तो इसमें भी आपका अभी जो करंट विंटर सेशन की बात चल रही है नवंबर टू दिसंबर चलना था, बट अभी तक सेशन अब इसको थोड़ा सा कम करने की बातचीत चल रही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो जनरल स्कीम जो है, ठीक है, उसके बारे में एक बार अप्रूवल लेने की बात की थी और जनरल पर्पस जो कमेटी है उसने, जनरल पर्पस कमेटी के आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो, वैसे मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है ना वो इसके चेयरमैन होता है जनरल पर्पस के। इसका मैं आपको कोड बताया तो BURG, ठीक है जी, ओके, बिजनेस रेगुलेशन, यार आर का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद रेगुलेशन ही है, और जी का होता है जनरल पर्पस कमेटी। तो 1955 में इस पूरे प्रोविज़न को, कन्वेंशन को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी फिर जनरल पर्पस कमेटी के द्वारा लोकसभा को कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, बट उस टाइम पे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, ओके, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी भी हम कन्वेंशन बेस्ड ही चलते हैं। फिर बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भाई। देखो, पार्लियामेंट को समन करने के लिए आर्टिकल 85 है, जिसमें दूसरे आर्टिकल्स के हिसाब से जो हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स का जो प्रोविज़न था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने पिक किया था, ठीक है, जिसमें कि हम समन करना, मीटिंग करना, तो ये चीज़ फाइनलाइज की गई। तो 1935 के आर्टिकल में, एक्ट में तो क्या प्रोविज़न था कि साल में कम से कम एक बार की मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग्स के बीच में 12 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बट आप देखोगे ये तो ब्रिटिशर्स का कानून था ना, वो तो चाहते ही नहीं थे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उन पर सवाल खड़े किया जाए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए और फिर उसके बाद में जब ड्राफ्टिंग की गई तो क्या कहा कि बोले एक साल में कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए। 3 बात की हमने, बजट, मॉनसून और विंटर, इन तीनों में से 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। ज़्यादा चाहे कितने ही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो बहुत बढ़िया बात है, बट कम से कम 2 होने चाहिए और 2 सेशंस में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने बड़ी क्लियर की और यही चीज़ फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेटली फिक्स कर दी गई है और यही हम अभी स्टडी करते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल यूपीएससी में, प्रीलिम्स में। कैसे उठाते हैं क्वेश्चन कि भाई किस तरीके से आप देखो कि
अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को या फिर जो सेशंस है उनको समन करना, जी बिल्कुल दिया हुआ, आर्टिकल 85 आपको दिख रहा है। ये आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है, तब तो सही है। या फिर ये बोल देंगे ये जो आइडिया है ये हमने यहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो उलझा देंगे आपको, समझ गए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना आप इसका थोड़ा, इन्हीं तरीके से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। और अगर मेंस में आंसर राइटिंग आप करते हो तो वहाँ पर इस चीज़ को आप कोट कर सकते हो कि जब भी फंक्शनिंग की बात आए जीएस पेपर 2 में पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की, तब उस टाइम पे हम थोड़ा सा शुरुआत में जब इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखें तो थोड़ा फैक्ट लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल पिक किया, ज़रूरत पड़े उस हिसाब से, ठीक है। आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करते होंगे ही, नहीं करते हैं तो क्वेश्चन उठाया करो, इश्यूज़ को नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद में बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स अवेलेबल है, देखो, ठीक है ना। मैं तो बाद में अवेलेबल कराऊंगा, अभी मेरे पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ना और इतना टाइम मिल पाता, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तो दूसरी वेबसाइट्स पे जाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करो। इशू बेस्ड क्वेश्चन हैंडल करना, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, और इसमें सबसे बेस्ट तो मैं आपको बता दूँ इनसाइट आईएएस का रहता है कि आराम से बढ़िया तरीके से वो क्या है डिटेल बताते हैं, ठीक है, कैसे कुछ वर्ड को ट्रीट करना है, और हमेशा क्वेश्चन भी इशू बेस्ड बनाते हैं। ऐसे नहीं आज जो आर्टिकल आ गया उसमें से क्वेश्चन बना के दे दिए, भाई आर्टिकल के ऊपर थोड़ा ना कोई क्वेश्चन आता है, इशू पे क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो ये देख लेना आप ज़रूर से वहाँ पे। अच्छा, अब बात ही आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये डिबेट हो रहा था तो सवाल बड़े 3 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एक तो सेशन कितने रखे जाएं और कितने दिन की मिनिमम सिटिंग होनी चाहिए एक साल में, और पार्लियामेंट को कन्वीन करने की पावर किसके हाथ में होनी चाहिए। तो उस टाइम पे बिहार से आने वाले एक एमपी थे जिनका नाम था केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह। उन्होंने ये बोला कि पार्लियामेंट जो है पूरे साल चलनी चाहिए और बीच बीच में इंटरवल ब्रेक देते रहो इनको। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि लंबे समय तक बातचीत होनी चाहिए, और जिस जैसे कि एग्जांपल है ब्रिटिश एग्जांपल और अमेरिकन लेजिस्लेचर का भी हमारे यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने दिया, बट फिर बाद में इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया, ध्यान में नहीं लिया गया था, ठीक है। तो एक्सेप्ट नहीं किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इस चीज़ को केवल आप एक डिबेट में या फिर कहीं पे लिख सकते हो कभी कि इस तरीके से सजेशन आए थे, या फिर मे बी अपने इंटरव्यू में कहीं काम आ जाए। तो आप देखो, मूव्ड भी हुआ, डिलेड भी हुआ, स्ट्रेस्ड भी हुआ। तो अगर हम ओवरऑल देखें फंक्शनिंग की पार्लियामेंट की को, तो सेशंस जो हैं उनको बुलाने का टाइम भी हम देखें तो ऐसे कई सेशन आए हैं जिनमें बड़ी शॉर्टकट मारे गए हैं, और 1-2 सेशन ऐसे भी हैं जिनमें 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, जिससे कि वो चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएं। तो अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, वो देखते हैं। देखो, गवर्नमेंट्स ने अपने हिसाब से डेट्स ऑफ सेशन को शफल करते रहे हैं, वो चेंज करते रहे हैं अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को, अपनी पॉलिटिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर जो भी लेजिस्लेटिव एग्जिजेंसीज थी या मजबूरियां थी उनको ध्यान में रखते हुए। जैसे कि 2017 का जो विंटर सेशन था उसको डिले किया गया था, ये कह के कि भाई गुजरात असेंबली इलेक्शन है। अब कह के तो क्या, असेंबली इलेक्शन थे, कहते नहीं है गवर्नमेंट, बस वो कहते हैं कि हाँ भाई समन कराने के लिए वो प्रेसिडेंट है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तो रहता है ना, तो वो मन में आए तब डिक्लेयर करते हैं। अब मन में का मतलब क्या होता है भाई कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ मेंटेन रह जाती है जब 3 सेशन के आप थोड़ा थोड़ा भी मीटिंग करवा देते हो उनका। तो फिर उसके बाद में विधानसभा इलेक्शंस हो जाते हैं। फिर 2011 की बात करें, यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी कट शॉर्ट किया था, बहुत छोटा सेशन रखा था बजट सेशन को, और ये कहा था कि विधानसभा के इलेक्शंस हैं। कहा तो क्या मतलब 5 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन थे 5 स्टेट्स में, तो इस चक्कर से ये जल्दी से वो काट दिया, मतलब बजट सेशन को शॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से कट शॉर्ट के साथ में डिले भी बहुत सारे करवाए गए। 2016 की अगर बात करें तो बजट सेशन को ब्रेक कर दिया था छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, 2 सेपरेट सेशन बनाए गए थे जिससे बहुत लेंथी बन गया था। और इसमें क्या फ़ायदा होता है, फिर सेशन में अगर पार्लियामेंट नहीं रहती है तो फिर क्या, ऑर्डिनेंस, बस आर्टिकल 123 यूज़ करो, और जो कानून नहीं बन पा रहा है, यूँ लगे कि यार नहीं बन सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जल्दी से आती है, भाई ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर दो, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे कानून, बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, वो आप ज़रूर सर्च करना कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे कितने क्या केसेस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्टिव है, क्या गाइडलाइंस है, आप देखना। अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोट डाउन कर लेना उन चीज़ों को, ठीक है। सेशंस को स्ट्रेचिंग की बात करें तो 2008 में मॉनसून सेशन को 2 दिन से स्ट्रेच किया गया था। उसकी वजह भी वही पॉलिटिकल, कि उस टाइम पे आपको पता है यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी, और यूएसए इंडिया की न्यूक्लियर डील भी साइन होने वाली थी, तो इस चक्कर से वो जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी थी। तो इस चक्कर से ये यूपीए गवर्नमेंट ने स्ट्रेच कर दिया कि बोला ले आओ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन। इससे क्या हुआ
कि आने वाले फ्यूचर में फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए जो अपोजिशन पार्टीज थी वो सोचे भी ना, एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट अगर हो जाती है तो। अब बात आ जाती है कि हाउस की जो सिटिंग्स हैं वो बड़ी कम हो रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत में 120 दिन का एवरेज आता था, तो अब धीरे धीरे घट के 70 दिन हो गया है। 1990 से जब से स्टैंडिंग कमिटीज़ बना दी गई हैं पार्लियामेंट की, तो उसकी वजह से भी क्या है, अभी डिस्कशन डिबेट्स कम होने लग गए हैं। इस वजह से पार्लियामेंट की सिटिंग्स कम होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर जो डिबेट डिस्कशन है वो इन कमिटीज़ में हो जाते हैं। तो इस चक्कर से बस वहाँ पर ये कमिटीज़ अपनी रिकमेंडेशन देती है, फिर हाँ में हाँ, ना में ना मिला करके चलो जी ठीक है जी, हो गया काम। ये तो सेवरल कमिटीज़ बिठा दी गई हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से और भी मतलब कमिटीज़ थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है, तो ये बोला कि कम से कम 120 दिन की मीटिंग तो होनी ही चाहिए पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में अलग अलग 120 दिन का। जैसे कांग्रेस के लीडर हैं पवन कुमार बंसल, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी मतलब एक प्रपोजल दिया था। ऐसे ही एक हैं राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल, उन्होंने भी 2017 में प्राइवेट मेंबर बिल दिया था। कैसे भी करके बोले 4 सेशन करो या फिर नंबर ऑफ सिटिंग्स इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अभी आप देखोगे पार्लियामेंट इस साल केवल 33 दिन मिली है और साल ख़त्म होने वाला है। दूसरा आप देखोगे पिछले साल में केवल 50 दिन की सिटिंग्स हुई थी। 2008 में आप देखोगे केवल 46 दिन की सिटिंग हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट की जो वर्किंग है वो लगातार घटती जाती है। डेटा बड़ा काम का है, ध्यान रखना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और ये डेटा कहीं ना कहीं सब्सटैंशिएट करने के काम आता है फिर आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने वेंसडे को अप्रूवल दे दिया है नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। इससे क्या होगा कि कौन सी टेलीकॉम प्रोडक्ट ट्रस्टेड हैं, जिन पे विश्वास किया जा सकता है, कौन से नॉन ट्रस्टेड हैं, उनको फाइनलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ मुश्किलें किसके लिए बढ़ गई, चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए, जैसे कि हुवेई हो फिर या फिर उसकी ZTE ही हो। ये कंपनीज़ कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करेगी। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक मेथोडोलॉजी पे बेस्ड काम करेगी, जो कि चेक करेगी, और इसमें जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी वो होगी, आप देखोगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की तरह काम करने वाली है ये। ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारी जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ को डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया जाएगा कि भाई देखो ये प्रोडक्ट तो हैं ट्रस्टेड, इनको तो आप लगा सकते हो अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये प्रोडक्ट हैं बिल्कुल नॉन ट्रस्टेड, इन पे आप विश्वास मत करना क्योंकि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, चाइनीज़ कंपनीज जो है वो यहाँ से हमारा डेटा ले जाएंगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें आप देखोगे एक अप्रूवल कमेटी भी बैठेगी और उस अप्रूवल कमेटी के हेड बनाए जाएंगे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसके हेड होंगे। इसके अलावा जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स भी बनेंगे। फिर बात ये की जा रही है कि स्टैब्लिश कब किए जाएंगे इन डायरेक्टिव्स को, जब एक बार अप्रूवल फाइनल हो जाएगा ना, तो उसके बाद में 180 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम कर दिया जाएगा। बस बात वही है, फिर आगे कुछ नहीं है। फिर एक तो चीज़ याद आती है, देखो कि MTNL BSNL ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेक्टर्स हैं, खुद के इनके वेंडर्स हैं आप कह सकते हो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ वेंडर्स के द्वारा लगाए गए हैं, तो उनको भी अब रिप्लेस करने की बात की जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 3G या फिर ओल्डर जो नेटवर्क्स है वहाँ पर हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन अभी तो बिगड़े हैं ना, अभी कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी का कंसर्न का सामना करना पड़ रहा है। रही सही में गलवान वैली में जब से लद्दाख में हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ है जिसमें हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई है, तो उसके बाद में फिर BSNL और MTNL ने फाइनल आउट कर दिया कि हम कैसे भी करके 4G नेटवर्क जो लाएंगे ना, उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रस्टेड प्रोडक्ट है या फिर नॉन ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। बस यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। इसके अलावा इस पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज आप अभी हम देखेंगे वो है कंपनीज जो कि CIRP। तो CIRP की पहले फुल फॉर्म देख लो आप, ये होता है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हो रखी है और सेबी ने उसको रजिस्टर कर रखा है, तो उस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग में पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% से भी कम हो गई, तब जाकर के उसको फिर किस में ले जाकर टिका दिया जाता है, CIRP में, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। और उस कंपनी को ये कहा जाता है कि भाई आप अपनी कंपनी में कम से कम 10% शेयर्स तो जल्दी से जल्दी आप पब्लिक को प्रोवाइड करो, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराओ,
जिससे कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं या जो मेन हेड्स हैं वो अपनी दादागिरी ना चला सकें। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि कम से कम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 18 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और 36 महीने तक आते आते कितना होना चाहिए, 25% तक। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लिख ही लो, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये पैराग्राफ, एक सेकेंड, इसको आप लिख ही लो। बाकी आपको पता पड़ ही गया कि ये करता कौन है प्रोसेस, सेबी। बाकी और बीच में कुछ भी काम का नहीं है, एक बार आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड ये अलाउ करना, उनके लिए नॉर्म्स चेंज करना, वो सारी चीज़ें ये एक बार रीडिंग आप मार सकते हो। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।